प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत हम संरक्षण की नीति का अध्ययन कर रहे हैं। इसके भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन हमने किया। भाग 2 के अंदर हमने संरक्षण के पक्ष में विभिन्न संरक्षणवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा क्या तर्क दिए गए हैं उनका अध्ययन किया था। प्रस्तुत लेक्चर में भाग 3 के अंतर्गत हम संरक्षण के विपक्ष में अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए तर्कों का अध्ययन करेंगे। संरक्षण के विपक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्रोटेक्शन। संरक्षण एक निश्चित आशीर्वाद नहीं है, कभी कभी यह अभिशाप भी बन जाता है। अनेक बार संरक्षण के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बुरे प्रभाव भी देखे गए हैं। संरक्षण के विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। स्टोविस्की नामक अर्थशास्त्री ने कहा है कि जब सीमा शुल्क की दीवारें ऊंची उठ जाती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आती है। प्रत्येक देश कम से कम कुछ देशों के साथ अवश्य व्यापार करता है और संरक्षण के अंतर्गत ये देशों की संख्या कम से कमतर हो जाती है और इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परमाणुविकी स्वरूप या एटोमिस्टिक स्वरूप को नष्ट कर देता है और हमेशा प्रतिकार का भय विस्तृत रूप से प्रचलित यथार्थता में परिवर्तित हो जाता है। ये जो स्टेटमेंट है वो संरक्षण की नीति की आशंकाओं को वर्णित करता है। आइए अब हम ये देखें कि संरक्षण के विपक्ष में कौन कौन से तर्क अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क है अयोग्य तथा अकुशल उद्योगों को बढ़ावा। संरक्षण की नीति के कारण देश के अकुशल तथा दुर्बल उद्योगों को प्रोत्साहन मिल जाता है। ऐसे उद्योग देश पर भार बन जाते हैं तथा संरक्षण के हटाते ही उनके दुर्बल पैर विदेशी प्रतियोगिता को झेलने में असमर्थ हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे उद्योगों का विनाश हो जाता है। दूसरा है संरक्षण को हटाना कठिन। किसी उद्योग को एक बार संरक्षण दे देने पर उद्योगपति अपने स्वार्थवश उसे आवश्यक न होने पर भी बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। ये हमने देखा था कि किस तरह से जो संरक्षण के पक्ष में तर्क दिए गए हैं, जैसे शिशु उद्योगों से संबंधित जो तर्क दिए गए थे उनकी आलोचना की गई थी विपक्ष में तर्कों के द्वारा। यही वे तर्क हैं जो हमें दिखाते हैं कि किस तरह से संरक्षण के द्वारा यदि हम उद्योगों को प्रोत्साहन देते हैं, उद्योगों को सहारा देते हैं, तो वे फिर उस सहारे के आदी हो जाते हैं और वे उस संरक्षण को हटाना ही नहीं चाहते। शिशु उद्योग हमेशा शिशु ही बने रहना चाहता है। तीसरा है उपभोक्ताओं को हानि। जब देश में संरक्षण के नाम पर अकुशल उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है तो उसका सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है, क्योंकि उनकी न केवल संप्रभुता समाप्त हो जाती है वरन उन्हें ऊंची कीमतें देकर घटिया वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। उपभोक्ताओं की संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? इसका तात्पर्य है कि जहां उपभोक्ता ही राजा होता है तो वह कहलाती है उसकी संप्रभुता, परंतु जब वह घटिया वस्तुएं ऊंची कीमतों पर संरक्षण के कारण खरीदने पर मजबूर हो जाता है तो उससे उसकी संप्रभुता समाप्त हो जाती है और उसे हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार से उपभोक्ताओं को हानि का
विपक्ष में तर्क दिया जाता है। विदेशी व्यापार का संकुचन। संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न उपायों द्वारा आयातों को नियंत्रित कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि आयातों को सीमित करने वाले देशों के निर्यात भी कम हो जाते हैं। इस प्रकार कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा कम हो जाती है एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ कम हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभ के लिए ही किए जाते हैं और जब व्यापार नहीं होगा तो लाभ भी नहीं होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभों में इससे कमी आ जाती है क्योंकि विदेशी व्यापार का संकुचन हो जाता है। अगला तर्क है विशिष्टीकरण के विरुद्ध। स्वतंत्र व्यापार में तुलनात्मक लाभ के आधार पर विशिष्टीकरण संभव होता है। विशिष्टीकरण का तात्पर्य तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ एक देश जिस वस्तु के लिए कम लागत में उत्पादन करता है वह उस वस्तु का उत्पादन करता है और निर्यात करता है, तथा जिस वस्तु का वो अधिक लागत में उत्पादन करता है, विशेषज्ञता नहीं रखता है, उस वस्तु का आयात करता है। तो स्वतंत्र व्यापार में जो विशिष्टीकरण संभव होता है तुलनात्मक लाभ के आधार पर और जिससे उत्पादन का स्तर बढ़ता है क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पैमाने के प्रतिफल का फायदा मिलता है और लागत घटती है, परंतु संरक्षण की नीति विशिष्टीकरण की विरोधी है, जिससे न केवल कुल उत्पादन कम होता है वरन कीमतें भी ऊंची हो जाती हैं। जिस वस्तु में देश को विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है उसका भी वह स्वयं उत्पादन करता है, तो एक ओर तो अकुशलता से उत्पादन होता है और कुल उत्पादन कम होता है और दूसरी ओर कीमतें भी ऊंची हो जाती हैं। अगला है उद्योगों में शिथिलता। संरक्षण मिलने से उद्योगों में शिथिलता आ जाती है। घरेलू उद्योग जो होते हैं उसके उत्पादक आलस्यपूर्ण बन जाते हैं। विदेशी प्रतियोगिता के समाप्त हो जाने के कारण उद्योगपति लापरवाह भी बन जाते हैं तथा उद्योग कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाते हैं। इससे विकास हतोत्साहित होता है और दक्षता में कमी आती है। अगला है धन का असमान वितरण। संरक्षण प्रदान करने से उद्योगपतियों को और भी अधिक लाभ होता है। इस प्रकार यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसका भुगतान सामान्य करदाता एवं गरीब व्यक्तियों को करना पड़ता है। जो संरक्षण में कर लगता है वह अप्रत्यक्ष कर है और साथ ही जो अप्रत्यक्ष कर के रूप में भुगतान करते हैं सामान्य करदाता, उसी तरह से उनको संरक्षण में भी अधिक कीमत के रूप में भुगतान करना पड़ता है और गरीब व्यक्तियों पर इसका बोझ अधिक पड़ता है। तो इसके कारण गरीब व्यक्तियों को नुकसान होता है, धन का असमान वितरण होता है। अमीर और अधिक अमीर होते जाते हैं तथा गरीब और अधिक गरीब होते जाते हैं संरक्षण की नीति के कारण। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मनमुटाव। जब कोई देश अपने आयातों पर संरक्षण कर लगाकर उन्हें कम करने का प्रयत्न करता है तो दूसरा देश भी बदले की भावना से प्रेरित होकर उस देश के निर्यातों पर संरक्षण कर लगा देता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समाप्त हो जाता है तथा तनाव की स्थिति या अंतर्राष्ट्रीय मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला है राजनीतिक भ्रष्टाचार। चूँकि संरक्षण से उद्योगपतियों को लाभ होता है अतः वे सरकारी कर्मचारियों एवं राजनीतिज्ञों को रिश्वत देकर भी संरक्षण प्राप्त करते हैं।
परिणाम स्वरूप ऐसे उद्योगों को संरक्षण मिल जाता है जिनकी इन्हें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। एकाधिकारी संघों की स्थापना। संरक्षण से विदेशी प्रतियोगिता तो समाप्त हो ही जाती है और इसकी वजह से बाजार में स्वदेशी उद्योगपतियों का एकाधिकार हो जाता है और उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाने वाले एकाधिकारी संघों की स्थापना हो जाती है तथा उपभोक्ता ऊंची कीमतों पर इनसे वस्तु खरीदने को बाध्य हो जाते हैं और उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इस प्रकार के एकाधिकार संघ। अगला है सरकारी आय में कमी। प्रभावपूर्ण संरक्षण कर लगाने पर सरकार की आय कम हो जाती है क्योंकि आयात लगभग बंद हो जाते हैं। आयात का जो प्रशुल्क है वो सरकार की आय का एक साधन भी है। इसके कारण भी आय के लिए भी प्रशुल्क लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आयात घट जाते हैं क्योंकि शुल्क अधिक हो जाते हैं। ऊंचे शुल्कों पर निर्यात नहीं किया जाता है दूसरे देशों द्वारा और हमारे आयात घट जाते हैं और कुल मिलाकर सरकार को कम राजस्व प्राप्त होता है। इस प्रकार सरकार की आय में कमी आ जाती है। देश के साधनों का दुरुपयोग। संरक्षण की नीति के कारण देश के साधन संरक्षण न मिलने वाले उद्योगों से हटकर संरक्षण प्राप्त उद्योगों में आने लगते हैं। इससे देश के साधनों का दुरुपयोग होता है क्योंकि जो उत्पादक अधिक कार्यकुशलता और कम कीमत और अधिक उत्पादकता से उत्पादन नहीं करते उनकी ओर उत्पादन के साधन प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इस तरह से इस संरक्षण की नीति के अंतर्गत साधनों का उचित उपयोग नहीं होता। वास्तव में यह श्रम एवं पूंजी को उत्पादक मार्गों से हटाकर कम उत्पादक मार्गों में लगा देता है और अधिकतम जो उत्पादन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो जाता। संरक्षण एवं विदेशी प्रतियोगिता की समाप्ति के कारण अदक्ष उद्योगों को अपने उत्पादन के साथ बाजार में बने रहने का अवसर प्राप्त होता है और जैसा हमने पहले देखा उपभोक्ताओं और निर्धन लोगों को इसका बोझ सहन करना पड़ता है क्योंकि उच्च मूल्य पर घटिया वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। इस प्रकार से संरक्षण के कारण उत्पादन के कारकों जो साधन हैं उनकी गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए साधनों का न तो पूर्ण उपयोग हो पाता है न उनका श्रम विभाजन से जो लाभ होता है विशिष्टीकरण से जो लाभ होता है वह संभव हो नहीं पाता है। संक्षेप में हम कहें तो इससे अधिकतम सामाजिक उत्पादन में अनावश्यक बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। इस संबंध में एस.एल. परमार ने सत्य ही कहा है कि न्याय संगत संरक्षण को सदैव समर्थित किया जाता है परंतु जो अविवेकी संरक्षण है वह अनेक बुराइयों का कारण बनता है और आंतरिक वैरभाव और अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य का कारण बनता है। पिछले ई लेक्चर में हमने संरक्षण के पक्ष में तर्कों को विस्तार से देखा था और इस ई लेक्चर में हमने विपक्ष में दिए गए तर्कों को देखा। यदि हम दोनों को मिलाएं, पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों के विवरण को देखें तो सिद्धांततः स्वतंत्र व्यापार आदर्श है परंतु क्रियात्मक दृष्टिकोण से कभी कभी संरक्षण अधिक आवश्यक होता है, विशेषकर ऐसे देशों में जिनका आर्थिक विकास करना शेष है। आर्थिक विकास के लिए अर्धविकसित अल्प विकसित देशों में संरक्षण आवश्यक होता है। अल्प विकसित तथा विकासशील देशों को उस समय तक संरक्षण विधि को अपनाना ही होगा जब तक कि वे औद्योगिक दृष्टि से इतने उन्नत नहीं हो जाते जितने कि उनके
प्रतियोगी अन्य देश हैं। उद्योगों का विकास जो है वो पहले करना आवश्यक है। यद्यपि उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते समय निम्न बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। पहला बिंदु है, संरक्षण केवल उन्हीं उद्योगों को प्रदान करना चाहिए जो संरक्षण के अभाव में पनप नहीं सकते। जैसे हमने राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात की, तो इसका ध्यान देना बहुत अधिक आवश्यक है कि राजनेताओं और कर्मचारियों को अपने प्रभाव में लेकर, रिश्वत देकर कोई ऐसे उद्योग संरक्षण प्राप्त न कर लें जिनको संरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है और वे सिर्फ उपभोक्ताओं का शोषण ही करेंगे। इसलिए संरक्षण के अभाव में जो पनप नहीं सकते उन्हीं उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है, संरक्षण केवल उन उद्योगों को प्रदान करना चाहिए जो देश के लिए अनिवार्य एवं लाभदायक हैं। जैसे सुरक्षा संबंधी जो उद्योग हैं उनको संरक्षण की आवश्यकता है और उन्हें देना चाहिए, वो लाभदायक हैं, अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त आयात यदि उच्च तकनीक का किया जाए, उच्च तकनीक युक्त मशीनरी का किया जाए तो वो आगे उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। कैपिटल गुड्स का किया जाए, पूंजीगत वस्तुओं का किया जाए जो देश में नहीं बनाई जा सकती हो, तो वह लाभदायक है और तब उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए जो इनका उपयोग करते हैं। संरक्षण उन्हीं उद्योगों को देना चाहिए जिन्हें प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार जो विशिष्टीकरण युक्त उद्योग हैं उन्हीं उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। संरक्षण अस्थायी होना चाहिए, अर्थात उद्योगों का समुचित विकास होते ही संरक्षण हटा लेना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि फिर संरक्षण के बाद उद्योग उसको हटाना ही नहीं चाहते और वे आलसी हो जाते हैं और हमेशा शिशु ही बने रहना चाहते हैं, हमेशा संरक्षण ही लेते रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि समुचित विकास होते ही संरक्षण को हटा लेना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से संरक्षण विकासशील और अर्धविकसित देशों के लिए आवश्यक है, परंतु उसका किन बातों का ध्यान में रखते हुए ही उपयोग करना चाहिए। और आदर्श स्थिति स्वतंत्र व्यापार की स्थिति है, परंतु संरक्षण कब कब आवश्यक है इसका हमने अध्ययन किया। इसी के साथ हम इस विषय को यहीं विराम लगाते हैं और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हमारा टॉपिक संपन्न होता है। धन्यवाद।